हेलो बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म किया था और आपको बहुत प्यार से बताया गया था कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, जिसे पोटेंशियल एनर्जी की जगह आप सरफेस एनर्जी भी बोल सकते हो, इट इज़ इक्वल टू सरफेस टेंशन एंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ on a free surface. If you imagine a line of length L, okay, if you imagine line of length L, then molecule on one side of line attract molecule on other side of line. So this force tangential to surface मतलब perpendicular to line, parallel to surface, perpendicular to line, force per unit length, इसे हम कहते हैं surface tension, इसे हम कहते हैं surface tension. Clear? अब देखिए आगे, सरफेस टेंशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, अंडर विच कंडीशन सरफेस लिक्विड कैन स्टिक टू द सॉलिड सरफेस। इसके लिए कुछ स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं। ऑन पेज नंबर, देखिए ऑन पेज नंबर 266, जिसमें ये जो थियरी हमने ख़त्म किया उसके बाद एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, सरफेस टेंशन इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यू कैन से सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया acting in the plane of interface between plane of liquid and any other substance. यहाँ पे plane of liquid और air था. Okay. Then it also is the extra energy that molecule at the interface have as compared to molecule in interior. आपको पता था कि surface पे molecule की energy ज़्यादा होती है compared to molecule in the interior. Now second point, at any point on the interface besides the boundary, we can draw a line and imagine equal and opposite surface tension forces per unit length on that line. जो मैंने आपको बताया था कि we can draw a line और इस लाइन के ऊपर दोनों साइड से फोर्स लगते हैं, मतलब you can imagine this line as if it is made up of molecules, as if it is made up of molecules. So to be more specific, imagine a line of atoms or molecules, okay, at the surface. The atoms to the left pull line towards them. जो लेफ्ट में एटम है वो इस मोलेक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे और राइट में जो मोलेक्यूल है वो इस लाइन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो अगर हम सिर्फ ये वाले मोलेक्यूल को कंसिडर करें तो ये वाले मोलेक्यूल के कारण इस लाइन के ऊपर जो फोर्स लगता है, ऐसा भी आप ले सकते हैं कि एल लेंथ के ऊपर फोर्स एफ लगता है तो यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स कितना लगता है, इसे ही हम कहते हैं सरफेस टेंशन। नाउ टू डिटरमाइन दिस सरफेस टेंशन, देखना ध्यान से, अ फ्लूइड विल स्टिक टू द सॉलिड सरफेस, ये अंडरलाइन करना आफ्टर टेबल 10.3, fluid will stick to a solid surface if the surface energy between fluid and solid is smaller than surface energy between solid air and fluid air. देखिए यहाँ पे ये सॉलिड है, सपोज ये कोई ग्लास प्लेट है, अगर हम इसके ऊपर लिक्विड रखते हैं तो ये लिक्विड ये ग्लास प्लेट को वेट करेगा। ओके, it can stick with this glass plate अगर surface energy between fluid and solid, मतलब ये liquid and solid के बीच जो surface energy है, surface energy between liquid and solid, if it is less then surface energy of liquid air and solid air. So if this surface energy of liquid and solid, if it is less than surface energy of liquid air, solid air, then fluid will stick to the solid surface.
नाउ हाउ टू डिटरमाइन दिस सरफेस टेंशन, उसका एक एग्जाम्पल, उसका एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है। वो एक्सपेरिमेंट देखिए आप। देखो, सपोज हमें एक लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालना है। उस लिक्विड को हम इस कंटेनर में फिल कर देंगे। ओके, उस लिक्विड को हम इस कंटेनर के अंदर, दिख रहा है ना, यस, उस लिक्विड को हम इस कंटेनर के अंदर फिल कर देंगे। अब हम एक ग्लास प्लेट लेंगे, बहुत ही पतली, ओके, थिकनेस इज वेरी स्मॉल। इस ग्लास प्लेट का जितना वेट है उतना ही वेट हम, देखिए ग्लास प्लेट को कहाँ कनेक्ट किया है, इट इज़ कनेक्टेड विथ सिंपल बैलेंस, ओके, it is connected with simple balance. So this end of the glass plate is connected with this end is connected with ये ग्लास प्लेट सिंपल बैलेंस के एक एंड के साथ कनेक्ट किया है, और यहाँ हमने उतना ही वेट रखा है जितना ये ग्लास प्लेट का वेट था। मतलब ये सब मिला के, इसका पेन का वेट, ये वेट सब मिला के ग्लास प्लेट जितना है। अभी हमने ये कंटेनर और लिक्विड के कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है और एक ग्लास प्लेट है, दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब ये सरफेस को हम धीरे से ऊपर ले जाएंगे। धीरे से कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो ये लिक्विड सरफेस इसके नज़दीक आएगा धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लिक्विड इस ग्लास प्लेट के साथ कॉन्टैक्ट में आ गया। अब समझना, अब मैं यहाँ पे 1 ग्राम ऐड करता हूँ तो भी ये सरफेस जो है, सरफेस ऑफ दिस ग्लास प्लेट इस लिक्विड को डिटैच, मतलब वहाँ से रिलीज नहीं होती है। ये दोनों के बीच जो कांटेक्ट है वो ब्रेक नहीं होता है। तो धीरे धीरे मैं मास 1 ग्राम ऐड कर रहा हूँ फॉर वन पर्टिकुलर वेट। यहाँ से ये कांटेक्ट जस्ट ब्रेक हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि हमें इतना ज़्यादा मास ऐड करना पड़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना ज़्यादा क्यों ऐड करना पड़ा? तो उसका रीज़न माइक्रोस्कोपिकली आपको देखना पड़ेगा कि जैसे ही यहाँ मास रखेंगे, माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखने जाओगे तो ये ग्लास प्लेट यहाँ से अलग होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही ग्लास प्लेट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ ये मोलेक्यूल लिक्विड के कांटेक्ट में थे, तो ये मोलेक्यूल भी ऊपर जाने की कोशिश में कर रहे थे, और ये उसके नेबरिंग मोलेक्यूल। अब ये मोलेक्यूल तो ग्लास प्लेट के साथ कांटेक्ट में है, एडिजिव फोर्स, तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये मोलेक्यूल क्या कर रहे थे? उनको खींच रहे थे। मतलब एक बहुत ही पतला लेयर बनेगा। ओके, ये बहुत ही एक पतला सा लेयर यहाँ फॉर्म होगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा एक्सपांड करके बताऊँ, एनलार्ज व्यू बताऊँ, तो एक ऐसा लेयर बनेगा। ये बहुत ही पतला है, बहुत थिन लेयर है, ये लेयर बहुत ही थिन है, पर लिक्विड के साथ ये डिटैच हो गया प्लेट, ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये लेयर फ्रंट साइड पे भी बनेगा, बैक साइड पे भी बनेगा। मतलब अगर इसका लेंथ L है तो ये मोलेक्यूल इन मोलेक्यूल के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे, अब ये लेयर है लिक्विड का जो वर्टिकली राइज हुआ बिकॉज ऑफ दिस ग्लास प्लेट, ये ऊपर जाना चाहता था, तो पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। तो यहाँ लेंथ कितनी है? L, और बैक साइड में L, तो यहाँ जो 12 लेंथ है उसमें फोर्स कितना लगेगा? तो ये जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? S इंटू 12। क्लियर? ये जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? S इंटू 12। जब ये फोर्स और ये mg एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, S इंटू 12, व्हेन इट इज बैलेंस्ड बाय mg, व्हेन इट इज बैलेंस्ड बाय mg, क्या होगा? व्हेन दिस S इंटू 12 इज बैलेंस्ड बाय mg, क्या होगा? ये ग्लास प्लेट यहाँ से डिटैच हो जाएगा। या तो हम ऐसा बोलेंगे, जैसे ये डिटैच हो गया, वी कैन से दिस टू आर इक्वल, जहाँ पे ये m क्या है, जो एक्स्ट्रा मास आपने ऐड किया वो है, और यहाँ 12 क्यों लिया? क्योंकि इधर भी एयर होगा पीछे भी, मतलब ये जो ग्लास प्लेट है उसकी जो थोड़ा सा थिकनेस तो होगा, तो यहाँ भी मोलेक्यूल कांटेक्ट में होंगे, बैक साइड पे भी मोलेक्यूल कांटेक्ट में होंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसलिए 12 लिया गया। तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो होगा mg/12। क्लियर? सरफेस टेंशन हमको मिल जाएगा mg/12। सो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। किसे कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट? देखिए, तो ये सरफेस टेंशन जनरली, ये एक्सपेरिमेंट दे नेवर आस्क इन एग्ज़ाम कि हाउ टू डिटरमाइन, ये तो एक दिया है टॉपिक, तो मैंने आपको बता दिया।
अब एंगल ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, दिस इज वन सरफेस से ग्लास, इसके ऊपर अगर आपने लिक्विड ड्रॉप रखा, ये लिक्विड ड्रॉप है, थोड़ी देर बाद हम इसको मर्क्यूरी भी कंसीडर करेंगे। आपको मैंने एडहेसिव फोर्स बताया, एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स बताया। एडहेसिव फोर्स इज फोर्स बिटवीन टू molecules of different material, force of attraction, and cohesive मतलब force of attraction between two molecules of same material। तो force of attraction between two molecules of different material उसे adhesive force कहते हैं। तो यहाँ दो मटेरियल कौन है? हम ले लेंगे एक ग्लास और एक लिक्विड। अब देखिए, ये मोलेक्यूल और ये ग्लास का मोलेक्यूल, आप नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। ए जो है वो मोलेक्यूल ऑफ लिक्विड है, बी जो है वो मोलेक्यूल ऑफ लिक्विड है, सी जो है वो मोलेक्यूल ऑफ ग्लास है। वैसे माइक्रोस्कोपिकली आपको यहाँ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब सी ज़्यादा फोर्स लगाएगा, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, तो ये सी नीचे, ए जो है वो सी की तरफ चला जाएगा। सिमिलरली ऑन दिस साइड ये इधर चला जाएगा। तो इस केस में क्या हम बोल सकते हैं? इफ एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, तो होगा क्या? यहाँ पे ये जो शेप है, जैसे आपने ड्रॉप रखा, वो ड्रॉप का शेप ऐसा हो जाएगा, यस और नो? ये ड्रॉप का शेप ऐसा हो जाएगा। क्लियर? ओके। लेकिन अगर इससे उल्टी कहानी होती कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, मतलब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो ए को नीचे नहीं गिरने देगा, मतलब इसका शेप जैसा आपने रखा वैसा ही होगा। तो जब भी आप मर्क्यूरी को जब आप ग्लास प्लेट पे रखते हो तो ऐसा ही शेप रहेगा। क्लियर? इफ़ यू कीप वाटर ऑन अ लोटस लीफ, वाटर ड्रॉप ऑन अ लोटस लीफ, तो ऐसा ही शेप रहेगा। क्लियर? लेकिन अगर ग्लास पे आपने वाटर रखा तो ये ऐसा हो जाएगा। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं वो समझने की कोशिश कीजिए, टेक्स्ट बुक मत पढ़ना, नहीं तो आप 100% कंफ्यूज हो जाओगे, 100% कंफ्यूज हो जाओगे। दिख रहा है ना आप लोगों को? यस, एकदम मस्त। तो देखिए, किसे कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट? तो लिक्विड सरफेस को जो एयर के साथ कांटेक्ट में है उसको आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ओके, लिक्विड सरफेस को आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। क्लियर? लिक्विड एयर इंटरफेस जो है वहाँ आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। एंड सॉलिड विच इज़ इनसाइड द लिक्विड, दिस पार्ट ऑफ द सॉलिड विच इज़ इनसाइड द लिक्विड, इन दोनों के बीच जो एंगल है, सॉलिड विच इज़ इनसाइड द लिक्विड एंड टेंजेंट ड्रॉन एट लिक्विड एयर इंटरफेस, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट इन दिस केस, इन केस ऑफ वाटर एंड ग्लास, दिस एंगल इज लेस देन 90। हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, अंडरलाइन करना है तो कर लीजिए। एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्लियर, एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। यही टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इट इज डिफरेंट एट इंटरफेसिस ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। मैंने बताया लिक्विड एंड ग्लास के लिए ये एंगल लेस देन 90 है, लेकिन लिक्विड एंड लोटस लीफ होगा तो उसके लिए ये एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए, अब यहाँ पे लिक्विड सरफेस जो है उसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये सॉलिड का पोर्शन विच इज इनसाइड द लिक्विड। तो इन दोनों के बीच ये लाइन हम ऐसे बनाएंगे, इन दोनों के बीच एंगल कितना है? इट इज ग्रेटर देन 90। दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर और नॉट? यहाँ पे थीटा लेस देन 90 है, यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 है। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है कि विच पेयर आर इन कॉन्टैक्ट। क्लियर और नॉट? अब जो टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया गया है वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। एंगल ऑफ कांटेक्ट, देखिए यहाँ पे जब भी हम ये सपोज हमने वाटर रखा ऑन सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे तीन तरह के सरफेसिस कांटेक्ट में है। एक है एयर, दूसरा लिक्विड और तीसरा सॉलिड। और हर एक इंटरफेस पे जो सरफेस टेंशन होता है वो टेंजेंशियल एट इंटरफेस। मतलब देखिए यहाँ पे लिक्विड
ये लिक्विड एंड वेपर या लिक्विड एंड एयर का इंटरफेस है, तो यहाँ जो सरफेस टेंशन होगा, इस पॉइंट पे जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा वो क्या होगा, सरफेस टेंशन एट एयर एंड लिक्विड। तो हमारी बुक में भी यही लिखा है, आप देखिए SLA, क्लियर, SLA। देखिए सेकंड डायग्राम बन गया है, तो उसको देख लीजिए क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ सॉलिड एयर, तो ये होगा सॉलिड एयर, इसे हम कहेंगे SSA, सॉलिड एयर, क्लियर और नॉट, सॉलिड एयर। एंड सॉलिड लिक्विड, देखिए ये सॉलिड और लिक्विड, ये इंटरफेस सॉलिड लिक्विड का है, तो यहाँ जो सरफेस टेंशन सॉलिड लिक्विड SSL एंड दिस एंगल इज थीटा। अब ये जो पॉइंट है इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर होगा SLA cos थीटा, तो SSA इज SSL प्लस SLA cos थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि SSA माइनस SSL इज SLA cos थीटा। तो cos थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, SSA माइनस SSL डिवाइड बाय SLA, दिस इज cos थीटा। समझिए, ओके, ये cos थीटा है। अब बच्चों समझिए कि अगर SSA इज ग्रेटर देन SSL होगा तो cos थीटा इज पॉजिटिव, मतलब थीटा विल बी लेस देन 90, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी एक्यूट लेस देन 90। मतलब SSA अगर ग्रेटर है कंपेयर टू SSL, क्लियर, देन थीटा इज लेस देन 90। मतलब अगर ये फोर्स ज़्यादा है, इधर ज़्यादा खींच रहा है, इधर कम खींच रहा है, तो ये सरफेस ऐसे नीचे बैठ जाएगा। अगर SSL ज़्यादा होगा, ये SSL ज़्यादा होगा, इधर SSL होगा, ये ज़्यादा है, ये कम है इधर, क्लियर और नॉट, तो ये सरफेस जो है वो ऐसा ही होगा, तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी ग्रेटर देन 90। अगर SSA is less than SSL, then cos theta will be negative and theta is greater than 90, obtuse angle, second quadrant, क्लियर। तो हमारी बुक में यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप देखना ध्यान से। ये जो उन्होंने डिस्कस किया है वो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, फिर आपके स्कूल टीचर क्या पढ़ाते हैं आप देख लेना, बाकी ये सही है बिल्कुल, कि अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो cos थीटा विल बी नेगेटिव, थीटा विल बी 90। वैसे भी आप देखिए SSA अगर छोटा है और SSL बड़ा है, SSL बड़ा है मतलब सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तो ये सरफेस को खींच के रखेगा, यस और नो। अगर ये वाला टेंशन ज़्यादा है तो सरफेस इधर खींचेगी, तो ये सरफेस ऐसी बन जाएगी, क्लियर। तो इस तरह से ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आप याद रखना। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वैसे किसे कहते हैं, आप किसी भी सरफेस पे उस लिक्विड का ड्रॉप रखिए, ओके, तो लिक्विड सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे ये ग्लास प्लेट है, ठीक है, ये ग्लास प्लेट है विच इज़ इनसाइड द लिक्विड, तो इन दोनों के बीच ये भी ग्लास प्लेट है बट इट इज़ नॉट इनसाइड द लिक्विड, हमें वो पोर्शन लेना है जो लिक्विड के अंदर हो, तो दिस थीटा विल बी लेस देन 90, क्लियर और नॉट। सो दिस इज अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। दिस विल नॉट बी आस्क इन थियरी एग्जाम लाइक राइट अ नोट ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, इट विल नॉट बी आस्क इन थियरी एग्जाम 110%, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी पढ़ेंगे तब हम और आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए नाउ ड्रॉप्स एंड बबल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ड्रॉप्स एंड बबल्स आर ऑलवेज spherical in shape. Drops and bubbles are always spherical in shape. आपको भी पता है, क्लियर, वाई ड्रॉप्स एंड बबल्स आर ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि ईच एंड एवरी सिस्टम ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन सच अ स्टेट वेर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, वेर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। Each and every free surface always try to remain in such a state where its potential energy is minimum. अब potential energy minimum कब होगा? When it implies free surface area
फ्री सरफेस एरिया, मतलब जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, इट मस्ट बी मिनिमम, क्योंकि सरफेस एरिया मिनिमम होगा तभी सरफेस के ऊपर मोलेक्यूल्स कम होंगे, और जितने कम मोलेक्यूल उतना कम पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर और नॉट? अगर आप फॉर अ गिवन वॉल्यूम, अगर आप अलग अलग शेप बनाओ फॉर अ गिवन वॉल्यूम, एक फिक्स वॉल्यूम ले लो, मम्मी जब रोटी बना रही है तो थोड़ा सा आटा ले लो जिसमें पानी डाला हुआ है जिससे रोटी बनाते हैं, उसके अलग अलग शेप बनाओ। आप स्पीयर बनाओ, ओके, आप स्पीयर बनाइए या आप सिलेंडर बनाइए, क्लियर, आप कोन बनाइए, आप क्यूब बनाइए, आप डिस्क बनाइए। आउट ऑफ ऑल दिस, स्पीयर हैज मिनिमम surface area, sphere has minimum surface area, and that's why this is the shape कि ये liquid drops, bubbles, they are of spherical shape. Reason, sphere has minimum surface area, so potential energy of that particular shape is also minimum. That's why drops and bubbles are spherical in shape. याद रखना। तो why drops and bubbles are spherical in shape? Because of out of all possible shape, sphere is the one whose surface area is minimum. Hence its potential energy is minimum. That's why drops and bubble are spherical in shape. Out of all, if you want to note down, out of all shapes, sphere is the one whose surface area is minimum, and hence its potential energy is minimum. Therefore drops and bubbles are spherical in shape. छोटे छोटे ड्रॉप्स जो होते हैं, स्प्रेयर से आप ड्रॉप प्लेट्स बाहर निकालते हो, वो स्फेरिकल ही होते हैं। क्लियर और नॉट? हाँ, सफोला की एड में अगर आप देखोगे तो ड्रॉप्स ऐसे होंगे, बिकॉज ग्रेविटी इग्नोर नहीं किया गया। अगर आप ग्रेविटी इग्नोर करोगे तो ड्रॉप ऐसे ही होंगे। ठीक है, मतलब कोई वापस मुझे क्वेश्चन ना पूछे कि सर सफोला की एड में तो ऐसे ड्रॉप बताते हैं, कहाँ स्पेरिकल बताते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ, अगर सरफेस फ्लैट है, लिक्विड का सरफेस फ्लैट है, क्लियर, तो दोनों साइड से प्रेशर सेम है। फ्लैट सरफेस के लिए दोनों साइड से प्रेशर सेम है। लेकिन अगर लिक्विड का सरफेस कर्व्ड है, अगर लिक्विड का सरफेस कर्व्ड है, क्लियर, इनसाइड कर्व, ये लिक्विड है, अगर बाहर एयर है, ओके, तो यहाँ पे अगर ये कर्व्ड सरफेस है तो देखिए मोलेक्यूल बिल्कुल इसके बहुत नज़दीक मोलेक्यूल होते हैं, पर आपको दिखाई दे इसलिए इतने दूर बताते हैं। तो सरफेस टेंशन का फोर्स कहाँ होता है? पैरेलल टू सरफेस, टेंजेंशियल एज वेल एज पैरेलल, टेंजेंशियल टू द सरफेस, दिस इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। मतलब इस मोलेक्यूल के ऊपर, इस मोलेक्यूल के कारण ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे भी फोर्स लगेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप देखिए, अगर जो हॉरिजॉन्टल होगा ये थीटा बना देते हैं, ये भी थीटा बना देते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गेट कैंसल एंड वर्टिकल कंपोनेंट गेट एडेड अप। क्लियर? लेकिन ये सरफेस का शेप ऐसा है, उसका मतलब ये जो कॉन्केव साइड है, इस तरफ से प्रेशर ज़्यादा है, उस तरफ से प्रेशर ज़्यादा है, तो ये प्रेशर ज़्यादा है। कॉन्केव साइड पे प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। अगर दोनों साइड प्रेशर सेम है, दोनों साइड प्रेशर सेम है, तो सरफेस कैसा होगा? फ्लैट। लेकिन अगर यहाँ से प्रेशर बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो ये सरफेस ऐसा शेप बनाएगा। अगर ऊपर से प्रेशर ज़्यादा है तो ये शेप ऐसा होगा। मतलब कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है, कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है। ये आप याद रखना कि कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर आपको नोट करना है तो भी नोट कर सकते हैं कि इफ़ लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड, ओके, तो अगर हम यहाँ कोई मोलेक्यूल इमेजिन करें फॉर अ मोलेक्यूल O, टेंजेंशियल टू द सरफेस, सरफेस टेंशन के कारण दो फोर्स लगेंगे। लेट अस डिनोट दैट बाय SS। क्लियर और नॉट? सो द मोलेक्यूल O on the liquid surface is acted upon by forces due to surface tension along the tangent to the surface. Resolving these forces into horizontal and vertical component, we note that horizontal component cancel each other, whereas vertical component added. So thus a resultant force would be acting on the curved surface of liquid which acts towards the center of curvature. ये resultant force कहाँ लगेगा? Towards the center of curvature. Okay, towards the center of curvature.
इट मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टेड इनवर्ड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस, यस और नो। अगर सरफेस बाहर से कॉन्केव होगा, मतलब अगर लिक्विड सरफेस है, लिक्विड यहाँ होगा, क्लियर, तो सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगेगा, तो एक्सेस प्रेशर ऐसे होना चाहिए, एक्सेस प्रेशर, क्लियर। ये सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे लग रहा है अंदर की तरफ, तो एक्सेस प्रेशर नीचे से, मतलब एक्सेस प्रेशर इज ऑलवेज ऑन विच साइड, कॉन्केव साइड, कॉन्केव सरफेस, क्लियर। सो it means the resultant force is directed inward in case of convex surface and directed outward in case of concave surface. In order that curved surface of the liquid may be in equilibrium, there must be excess pressure on its concave side over that on convex side. Clear? Excess pressure compulsory यहाँ होना चाहिए, तभी ये जो फोर्स लगेगा, प्रेशर क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन, उसको क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा इन इक्विलिब्रियम। इसलिए एक्सेस प्रेशर इज ऑलवेज ऑन कॉन्केव साइड। तो आपको तो ऐसे बुक में कुछ दिया नहीं गया है, आपको सिर्फ याद रखना है कि कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। अब देखिए, सपोज कंसिडर अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। हमारी बुक में बहुत ही घटिया एक्सप्लेनेशन देते हैं। कंसिडर अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, ओके। सो ड्यू टू सरफेस टेंशन, इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन, हमेशा याद रखना, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड, क्लियर। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस इनसाइड प्रेशर, अंदर प्रेशर ज़्यादा है एंड इट एक्ट्स ऑन एंटायर सरफेस। तो सपोज इस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस जो है वो आर से इंक्रीज होके आर प्लस डी आर हुआ। कितना हुआ? आर से इंक्रीज होके आर प्लस डी आर। तो व्हाट इज इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया? पहले फ्री सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, बाद में रेडियस हो गया आर प्लस डी आर, ओके। तो दिस इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मैंने डेल्टा ए लिखा है, टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। दिस इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। उन्होंने यहाँ डेल्टा आर लिखा है और वो भी छोटा आर यूज़ किया है। तो अगर हम इसको एक्सपांड करें तो आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, समझिए 4 पाई कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4 पाई कॉमन निकल जाएगा तो आर स्क्वायर कट हो जाएगा, 2 आर डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर वेरी वेरी स्मॉल, तो इस तरह से ये 8 पाई आर डेल्टा आर हो जाएगा। दिस इज द इंक्रीज इन एरिया, 8 पाई आर डी आर, क्लियर। दिस इज अ ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप। अगर ये बबल होता तो जो सरफेस एरिया बढ़ता है उसमें नए नए मोलेक्यूल अंदर भी आएंगे बाहर भी आएंगे, क्योंकि दोनों साइड एयर है। इट हैज़ टू फ्री सरफेस, तो इंक्रीज इन एरिया जो इसके लिए होता वो 2 टाइम्स दिस 16 पाई आर डी आर होगा या डेल्टा आर होगा। फॉर अ बबल देर आर 2 फ्री सरफेस, याद रखना, फॉर अ बबल देर आर 2 फ्री सरफेस एंड दैट्स वाई दिस इज द इंक्रीज इन एरिया 16 पाई आर डेल्टा आर। दिस इज द इंक्रीज इन एरिया फॉर अ बबल। बच्चों अब देखिए, तो यहाँ जो वर्क हुआ बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रेशर, तो प्रेशर, ये एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी ओ। एक्सेस प्रेशर कौन से एरिया पे लगता है? पूरे एरिया लेंगे हम, तो दिस इज द फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स, यस और नो? प्रेशर इंटू एरिया इज द फोर्स। कौन से एरिया पे लगता है ये प्रेशर? पी आई माइनस पी ओ। It acts on which area? Approximately 4 pi r square. This is the area on which this pressure is acting. तो pressure into area is force. तो force into displacement कितना हुआ? Delta r. So this is the work done. जितना work done हुआ, because drop is in equilibrium, जो work हुआ वो गया कहाँ? It is stored in the form of potential energy.
अब यूनिट एरिया में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो ये वर्क डन की वजह से जो एरिया बढ़ा वो कितना बढ़ा यहाँ, तो वो जो वर्क डन के कारण क्या हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ, वर्क डन के कारण एरिया इंक्रीज हुआ। तो जो वर्क किया आपने वो गया कहाँ, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दैट इंक्रीज्ड एरिया। तो इंक्रीज्ड एरिया कितना है, ये रहा। तो यूनिट एरिया में इतनी एनर्जी होगी, तो ये इंक्रीज्ड एरिया में कितनी एनर्जी, ये एनर्जी आई कहाँ से, तो ये एनर्जी आई इसी वर्क डन से। तो कंपेयर करो इक्विलिब्रियम में दोनों को, तो पी आई माइनस पी ओ इंटू 4πr² डेल्टा आर। बच्चों ये पता चला ना, जो वर्क हुआ वो गया कहाँ, तो उससे नए नए मोलेक्यूल सरफेस पे आए, मतलब उस वर्क से उस मोलेक्यूल को एनर्जी मिला। तो जो एरिया इंक्रीज हुआ बराबर, तो यूनिट एरिया में कितना एनर्जी आया होगा, एस सेम एज सरफेस टेंशन बाय डेफिनेशन, तो 8πr डेल्टा आर में कितना एनर्जी आया होगा। तो इस तरह से इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। जो एक्स्ट्रा एनर्जी आया वो कहीं से कहाँ से आया, वर्क डन से ही आया। तो डेल्टा आर गेट कैंसल, पाई गेट कैंसल, क्लियर, पाई गेट कैंसल, क्लियर। तो पी आई माइनस पी ओ जो है वो कितना होगा, आप देख लीजिए, 4 2 8, 2s बाई आर, एक कट हो जाएगा, डिवाइड बाय आर। अगर यही चीज़ बबल के लिए होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, बोलो, 8πr dr की जगह 16πr dr लिखते, यहाँ पे 16πr dr लिखते, क्लियर और नॉट। हाँ, बबल के केस में भी यहाँ तो 4πr² ही आएगा, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस वो तो इसी एरिया पे लग रहा है, यस और नो। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर अ ड्रॉप लिक्विड ड्रॉप, excess pressure inside the drop is 2s by r, and for a bubble in air excess inside pressure is 4s by r, and अगर यही बबल लिक्विड में होता तो excess inside pressure जो होता वो होता 2s by r, clear or not। so this is about drops and bubbles। इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आप ये नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। ड्रॉप्स एंड बबल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यही बबल इन वाटर होता, तो बबल अगर वाटर के अंदर है तो सिर्फ अंदर रह रहे, बाहर तो लिक्विड है, तो उसमें फ्री सरफेस एक ही है, तो पी आई माइनस पी ओ क्या होगा, उसमें बोलिए 2s by r। इफ बबल इज इन लिक्विड तो यहाँ 2s by r ही आएगा, क्योंकि अंदर ही एयर होगा, बाहर तो क्या होगा, लिक्विड होगा। अगर ये दो बबल कांटेक्ट में है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये जो कॉमन सरफेस है उसकी रेडियस क्या होगी, न तो r1 होगी न ही r2 होगी। कॉमन सरफेस की रेडियस क्या होगी, ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए, बाहर का प्रेशर तो दोनों के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लेकिन अंदर का प्रेशर पी आई, और यहाँ ले लेता हूँ मैं पी आई डैश। कौन बड़ा होगा, पी आई या पी आई डैश, बोलो। देखिए, पी आई माइनस पी ओ इज 4s by r1 एंड पी आई डैश माइनस पी ओ इज 4s by r2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब जिसमें रेडियस कम वो प्रेशर ज़्यादा, यस और नो। मतलब पी आई इज़ ग्रेटर देन पी आई डैश। अब पी आई ग्रेटर है तो ये कॉमन सरफेस जो है वो पी आई बड़ा है कंपेयर टू पी आई डैश, तो कॉन्टैक्ट सरफेस मैंने ड्रॉ किया, ऐसा होगा कुछ, और यहाँ प्रेशर है पी आई, यहाँ प्रेशर है पी आई डैश, तो पी आई बड़ा है कंपेयर टू पी आई डैश, तो ये जो सरफेस होगा वो इस तरफ से कॉन्केव होगा। तो अगर हम इन दोनों का क्या करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो पी आई माइनस पी आई डैश क्या बन जाएगा, बोलिए 4s 1 by r1 माइनस 1 by r2। अगर ये सरफेस है और यहाँ रेडियस r है तो ये कॉन्केव साइड है, तो पी आई माइनस पी आई डैश फिर से हम क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों साइड एयर है इसलिए 4s by r ही लिखेंगे, यस और नो। वेयर r इज रेडियस ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, और इस तरह से 1 by r आप लिख सकते हैं 1 by r1 माइनस 1 by r2, याद रखना 1 by r1 माइनस 1 by r2। तो इस तरह से ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है बच्चों, पढ़ना अच्छे से, क्लियर। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट तो हमने देख लिया। नाउ कैपिलरी राइज देखिए, आज ख़त्म करें कैपिलरी राइज। यस, हो जाएगा आराम से। चलिए, कैपिलरी राइज उसमें क्या है देखिए, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको मैं आपको एक दो मेथड से पढ़ाऊंगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में तो बिल्कुल फालतू एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, तो कैपिलरी राइज ध्यान से देखना। जब भी हम कैपिलरी किसे कहते हैं, कैपिलरी सपोज एक ग्लास ट्यूब है, ये सिलेंडर है ग्लास का, ओके, सिलिंड्रिकल ट्यूब। इसके अंदर अगर हम एक बहुत ही फाइन होल, जैसे बोरिंग करते हैं ना पानी के लिए, वैसे बहुत पतला सा एक बोर किया हुआ है, मतलब ये एक एयर कॉलम इज क्रिएटेड इन दिस सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब, इसे कहते हैं कैपिलरी। कैपिलरी मतलब, कैपिलरी ट्यूब मतलब इतना छोटा इसका रेडियस होता है, बहुत ही छोटा होता है ये रेडियस। इसी टाइप के सिलिंड्रिकल रीजन में कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है। अब इतना पतला ड्रॉ करके अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए जो छोटा सा पतला सा रीजन है उसको मैं यहाँ एनलार्ज करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। तो ये कंटेनर, सपोज यहाँ मैंने वाटर भरा हुआ है, जैसे मैं कैपिलरी ट्यूब को अंदर इमर्स करता हूँ, बच्चों समझना, प्यार से समझना, ठीक है। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ, अगर ये ग्लास है, ये वाटर है, तो ग्लास में आपको पता है, ग्लास वाटर के केस में अभी मैंने समझाया था एंगल ऑफ कांटेक्ट में, कि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ जो मोलेक्यूल है, सब तरफ से 3D में सोचना, जैसे आपने कैपिलरी डाला, मोलेक्यूल्स बीच में से ऐसे ये पूरा जो क्रॉस सेक्शन है वहाँ पे सारे मोलेक्यूल ग्लास के कांटेक्ट में आ जाएंगे, लेकिन बीच में ऐसा कोई ग्लास नहीं है क्योंकि यहाँ पे होल किया हुआ है। तो ये शेप लिक्विड का कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा शेप बन जाएगा, जैसे ही आपने डिप किया वैसे ही। क्लियर? अब यहाँ क्या होगा, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर। अब यहाँ पे मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड ये कॉन्केव साइड का है पॉइंट सी। समझना आप। तो पीसी जो है वो पीबी से ज़्यादा है, नंबर 1। क्यों? प्रेशर ऑन कॉन्केव, जैसे ही डीप किया ऐसा शेप बनेगा, तो पीसी इज ग्रेटर देन पीबी। बट पीए जो है, ए जो है, इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ एटमोस्फियर, सी इज ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विथ एटमोस्फियर। तो पीए एंड पीसी दोनों कैसा होगा, इक्वल, बिकॉज बोथ आर इन कॉन्टैक्ट विथ एटमोस्फियर। अब समझना, अब पीए एंड पीबी बोथ आर ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो पीए एंड पीबी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। है सेम होना चाहिए। नहीं आता है इंग्लिश तो हिंदी में लिख सकते, होना चाहिए। मुझे भी नहीं आता है, ये लिखे या ये लिखे, होना चाहिए। क्लियर? पीए पीबी इक्वल होना चाहिए, पर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पीए पीसी इक्वल है, मतलब इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि पीसी की जगह मैं पीए लिख दूँ तो पीए इज ग्रेटर देन पीबी। बट एज दे आर एट सेम लेवल, ये दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो ये प्रेशर सेम करने के लिए क्या होगा, यहाँ पीए बड़ा है, पीबी छोटा है, तो यहाँ से लिक्विड अंदर एंटर होगा धीरे धीरे। तो ये लिक्विड अंदर एंटर होगा, ये लिक्विड अंदर एंटर होगा, मतलब लिक्विड राइज होगा। अब आपको पता है इतना बड़ा ट्यूब तो है नहीं, पतली सी कैपिलरी ट्यूब है, तो यहाँ से ये लिक्विड ऊपर जाएगा। ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये लिक्विड ऊपर जाने का सिलसिला तब तक चलेगा जब तक पीए एंड पीबी इक्वल नहीं हो जाते। जैसे ही पीए और पीबी इक्वल हो गए, लिक्विड ने ऊपर जाना बंद कर दिया। बोलो, आप समझ में आई कैपिलरी एक्शन क्यों होता है? इज दैट क्लियर? ओके।
पीए और पीबी इक्वल होना चाहिए, लेकिन जैसे ही डिप किया पीए इज़ ग्रेटर देन पीबी, इसलिए लिक्विड ऊपर तब तक जाएगा जब तक ये दोनों लेवल पे प्रेशर सेम नहीं हो जाता। जैसे ही प्रेशर सेम हो गया लिक्विड ऊपर जाना बंद कर देगा। क्लियर? सपोज h इज़ द हाइट, कि जहाँ तक ये लिक्विड राइज हुआ। तो अगर आपको ये h डिटरमाइन करना है तो कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से देखना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स को मिटा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। यहाँ जो प्रेशर है वो सपोज आउटसाइड प्रेशर PO में ले रहा हूँ, और ये इनसाइड वाला पॉइंट है इसलिए मैं ले रहा हूँ PI। कौन बड़ा है दोनों में से? प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर। यहाँ PO बड़ा है कंपेयर टू PI। अगर मैं इसको, ये कैपिलरी राइज टॉपिक का नाम है, अगर मैं इसका एक, देखिए इट इज़ अ कर्व्ड सरफेस, तो आप इसका एक स्फीयर बना सकते हैं। तो क्लियर और नॉट? यहाँ आउटसाइड प्रेशर, स्फीयर बना दिया, तो दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर, दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। क्लियर? अब समझना, ये जो लिक्विड सरफेस है उसको टेंजेंट ड्रॉ करो, एंड ये सॉलिड लिक्विड के अंदर है, क्योंकि लिक्विड राइज हुआ तो इन दोनों के बीच जो एंगल है उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। आपको मैं थोड़ा बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके फिर से बताता हूँ। देखिए कैपिलरी तो पता चल गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो चले तो देख लेते हैं, दिख रहा हो तो। हाँ वैसे तो दिख रहा है, कंप्लीट दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा एनलार्ज करके बता देता हूँ। ये कैपिलरी ट्यूब, ओके, ये लिक्विड सरफेस, जैसे आपने इमर्स किया ये लिक्विड ऊपर गया, दिस इज द सरफेस, कर्व्ड सरफेस, इट इज स्फीयर, ये जो रेडियस है इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ये है टेंजेंट एट लिक्विड सरफेस, दिस इज द सॉलिड विच इज इनसाइड द लिक्विड, और इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। जो एंगल दो लाइन के बीच है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच है। अब ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो इसको परपेंडिकुलर ये है और ये इसको परपेंडिकुलर ये वॉल है, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। यस और नो? दिस इज द हाइट ऑफ लिक्विड अप टू विच इट इज रेज्ड अप। अब यहाँ का जो प्रेशर है मैंने PO लिया है, यहाँ का प्रेशर मैंने PI लिया है। जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा, वही प्रेशर यहाँ होगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी PO प्रेशर और यहाँ पे भी PO प्रेशर, याद रखना। अब समझना, अब ये जो प्रेशर है PO, तो मैं लिख सकता हूँ PO माइनस PI, एज इट हैज़ ओनली वन फ्री सरफेस, बाहर एयर है अंदर तो लिक्विड है, तो PO माइनस PI क्या होगा? 2s बाई कैपिटल R, वेर R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। PO माइनस PI इज कैपिटल 2s बाई कैपिटल R। देखो बच्चों समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे PO जो है, यहाँ पे PO है, तो ये PO किसके बराबर होगा? तो यहाँ रिजल्टेंट प्रेशर क्या है? PI। यहाँ पे PO है, PO बड़ा है कंपेयर टू PI, इसीलिए ये कर्व्ड है। क्लियर? और ये सरफेस टेंशन टेंजेंशियल टू द सरफेस, तो यहाँ नेट प्रेशर इज PI, तो ये प्रेशर, ये नेट प्रेशर यहाँ PI है, प्लस ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H ऑलमोस्ट, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा डिफरेंस होगा तो ये H यहीं से लेंगे हम, तो H रो जी, तो PO माइनस PI क्या हुआ बताइए? H रो जी। क्लियर और नॉट? H रो जी। अब ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो 2s बाई R इज इक्वल टू H रो जी, तो S क्या हो जाएगा? RH रो जी बाई 2, और R क्या है? देखिए cos थीटा इज R बाई R, तो R क्या होना चाहिए? R बाई cos थीटा, तो RH रो जी बाई 2 cos थीटा, तो S इज इक्वल टू RH रो जी बाई 2 cos थीटा। तो यही हमारी फॉर्मूला है ऑफ हाइट बाई विच इट इज रेज्ड अप। अगर यही चीज, आप ध्यान से सुनना ध्यान से, अगर मैं ये कैपिलरी ट्यूब यहाँ तक कट कर देता, इसको बाहर, अभी मैंने मार्किंग कर लिया कि यहाँ तक लिक्विड राइज हुआ, अगर मैं इसको यहाँ तक कट कर दूँ, अब बाहर निकाल दिया, इस मार्किंग तक कट कर दिया, और ये मार्किंग तक अंदर था, ये यहाँ से कट कर दिया, अब ये मार्किंग तक वापस अंदर डाला, तो इतना लिक्विड क्या ओवरफ्लो होगा? क्वेश्चन ऐसा होता है।
बाद में मैं इमर्स करता हूँ। देखिए ये पहले जो ओरिजिनल ट्यूब था वो डाल दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने मार्क कर लिया यहाँ तक लिक्विड राइज होता है और ये पॉइंट अंदर है, ठीक है। चलिए अब मैंने इसको बाहर निकाल दिया और यहाँ से कट कर दिया और वापस इमर्स किया इसी मार्किंग तक। तो क्या ये लिक्विड, इतना पोर्शन का लिक्विड जो है, क्या वो ओवरफ्लो होगा? आंसर इज नो। क्या होगा पता है? ध्यान से देखना, आंसर इज नो। तो होगा क्या, ये फॉर्मूला ध्यान में लीजिए। लिक्विड का सरफेस टेंशन फिक्स्ड है, रो फिक्स है, जी फिक्स है, 2 फिक्स है। कांस्टेंट क्या रहेगा? आर एच। आर एच विल रिमेन कांस्टेंट। आर एच विल रिमेन कांस्टेंट। व्हाट डज इट मीन? मतलब ये हाइट जो है वो कम होगा और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस है वो इंक्रीज हो जाएगा। हाइट कम हो जाएगा और आर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर इनसफिशिएंट लेंथ है कैपिलरी का तो ऐसा मत समझना लिक्विड ओवरफ्लो के बाहर आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कैपिलरी आपने डाल दिया तो ऑटोमेटिकली लिक्विड अंदर से बाहर आने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर एडजस्ट होगा सच दैट आर एच विल रिमेन कॉन्स्टेंट, सच दैट आर एच रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके। इसी में अगर हम मर्क्यूरी की बात करें, अगर हम मर्क्यूरी की बात करें, देखिए एक और मेथड है ये समझने के लिए। एक और मेथड मैं आपको समझा ही देता हूँ कि ये लिक्विड ऊपर कहाँ तक जाएगा। किसी किसी बुक में दूसरा जो वाला जो मेथड है वो आएगा कि जैसे आपने ग्लास ट्यूब अंदर डाला, जैसे आपने ग्लास ट्यूब इमर्स किया, तो यहाँ से बिकॉज एडहेसिव फोर्स बड़ा है कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, ये लिक्विड के वॉल, जो ग्लास की वॉल है वहाँ से लिक्विड मोलेक्यूल ऊपर चले गए। दिख रहा है ना आप लोगों को? क्लियर? जो ग्लास मोलेक्यूल है वहाँ से, क्लियर? रिफ्लेक्शन आ रहा है, अरे यार घर की हालत बिगड़ गई है। चलो ठीक है, चलेगा। ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है, ओके वहाँ नहीं लिखेंगे। चलिए, जैसे ही आपने ये ग्लास ट्यूब को अंदर इमर्स किया, साइड से ये मोलेक्यूल ऊपर चढ़ने लगे। मतलब ये मिनिस्कस, इसे मिनिस्कस कहते हैं, मिनिस्कस, ओके, फ्री सरफेस इनसाइड द कैपिलरी। अब देखिए ये मोलेक्यूल है, ठीक है। ये दोनों मोलेक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पर ये वाला मोलेक्यूल नीचे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है और ये वाले मोलेक्यूल के ऊपर ये जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ होगा। दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस। दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो इधर क्या होगा? एस कॉस थीटा होगा। अब ये जो सरफेस टेंशन इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये लेंथ कितना होगा टोटल? अगर रेडियस ऑफ कैपिलरी आर है तो यूनिट लेंथ पे एस कॉस थीटा फोर्स लगेगा, तो ये लेंथ कितना है? 2 पाई आर। तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? यूनिट लेंथ पे एस कॉस थीटा, तो 2 पाई आर पे फोर्स कितना लगेगा? तो ये जो फोर्स लगेगा 2 पाई आर इंटू एस कॉस थीटा लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। तो ये लिक्विड कहाँ जाएगा? ऊपर। कब तक ये सिलसिला चलेगा? जब ये फोर्स जो है इट इज़ बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ द लिक्विड विच इज़ रेज्ड अप, वेट mg विच इज़ रेज्ड अप। अब मास कितना है? 2 पाई आर एस कॉस थीटा। मास इज वॉल्यूम जो ऊपर गया इंटू डेंसिटी। कितना वॉल्यूम? h इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। यस और नो? तो h इंटू पाई आर स्क्वायर ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो। अब इन दोनों को कंपेयर करो, देखिए s इज आर एच रो, ओके, ये वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी मास इंटू वेट के लिए g करना पड़ेगा ना, g करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर एच रो जी बाई 2 कॉस थीटा आ गया। देख लीजिए आप, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। मर्क्यूरी वाले केस में होगा क्या? मर्क्यूरी वाले केस में बच्चों आप ये लिख लेना अच्छे से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी बुक में तो कुछ नहीं दिया है, मतलब ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स इज गिवन। ये मैंने थोड़ा कंसेप्चुअली आपको बताया कि ये मर्क्यूरी के केस में क्या है, एडहेसिव फोर्स कम है, कोहेसिव ज़्यादा है। जैसे ही ग्लास ट्यूब आपने मर्क्यूरी में डाला तो एक ग्लास से मोलेक्यूल दूर भागने लगे, मतलब ये शेप जो
ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा। जैसे डाला ऐसा बन गया सिर्फ। यहाँ मोलिक्यूल थे तो वो दूर जाने लगे ग्लास के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आए। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल ले लो। अब यहाँ देखो, ये पी और ये पी और यहाँ का प्रेशर भी पी ले लेंगे। क्लियर और नॉट? यहाँ का प्रेशर भी पी ले लेंगे। अब ये प्रेशर जो है वो कम है। यहाँ पे भी 3 पॉइंट आप इमेजिन कर सकते हो, ए, बी एंड सी। क्लियर? वहाँ ए बी सी क्या लिया था मुझे मालूम नहीं है, कंसेप्चुअल पढ़ते हैं तो कुछ भी लिख देते हैं। अब देखिए, पी बी बड़ा है कंपेयर टू पी ए, क्योंकि कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है। अब पी बी बड़ा है कंपेयर टू पी ए, इसलिए सी और बी एक ही लेवल पे है, तो सी और बी पे प्रेशर एक होना चाहिए, लेकिन पी बी पी ए से बड़ा है और पी ए पी सी जितना है, पी ए पी सी जितना है, क्योंकि आउटसाइड प्रेशर है। मतलब पी बी जो है वो किससे बड़ा है? पी सी से बड़ा है। तो इससे होगा क्या? यहाँ से लिक्विड निकलेगा, यहाँ से लिक्विड निकलेगा। क्लियर? और ये सिलसिला कब तक चलेगा? ध्यान से देखना, ये लिक्विड निकलने का सिलसिला कब तक चलेगा? ये लिक्विड निकलते निकलते हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। अब यहाँ का प्रेशर और ये लेवल का प्रेशर जब सेम हो जाएगा तब तक ये लिक्विड फॉल करेगा। क्लियर? तब तक ये लिक्विड कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। और इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? ड्रॉ टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड विच इज़ इनसाइड द लिक्विड, ये रहा। दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 90। तो अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 है तो लिक्विड रेज्ड अप, ग्रेटर देन 90 है तो लिक्विड फॉल डाउन इन कैपिलरी ट्यूब। क्लियर और नॉट? तो इस तरह से ये कब तक फॉल होगा? जब यहाँ का प्रेशर, अब यहाँ प्रेशर सेम कब कैसे होगा कि यहाँ का प्रेशर तो पीओ है तो यहाँ भी पीओ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कॉलम जो है जो फॉल हुआ उसके कारण जो यहाँ प्रेशर जनरेट होगा ये एच के कारण, वो इसको बैलेंस करेगा। क्लियर? तो वहाँ तक ये लिक्विड फॉल करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? फिर से एक बार, क्यों फॉल कर रहा है देखिए, फिर से एक बार बता देता हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया लगता है, फिर से बता देता हूँ। जैसे ही मर्क्यूरी के अंदर आप ये ग्लास ट्यूब इमर्स करोगे, जैसे ही इमर्स करोगे ग्लास ट्यूब मर्क्यूरी के अंदर, बिकॉज कोहेसिव फोर्स बड़ा है कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स, ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ प्रेशर जो है वो ये प्रेशर से ज़्यादा है। अब ये प्रेशर और ये प्रेशर सेम होना चाहिए, पर है नहीं, क्योंकि ये प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ से ये लिक्विड बाहर निकलेगा और ये बाहर निकलते निकलते ये सरफेस जो है वो नीचे गया, मिनिस्कस नीचे गया और यहाँ आके रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि यहाँ का प्रेशर और ये सेम लेवल पे प्रेशर सेम हो गया। क्लियर? यहाँ का प्रेशर और यहाँ पहले क्या था? यहाँ पे था तो सीधा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में था। क्लियर और नॉट? सीधा ये पहले ये इनिशियल ये सीधा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में था। क्लियर और नॉट? तो और ये भी ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में था और ये जो है कॉन्केव साइड पे प्रेशर कैसा होना चाहिए? ज़्यादा, और ये प्रेशर कैसा है? कम। तो ये नीचे गया। कब तक ये सिलसिला चला? जब तक ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम नहीं हो जाता तब तक ये लिक्विड क्या करेगा? फॉल करेगा। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 है तो लिक्विड फॉल करेगा, लेस देन 90 है लिक्विड कैपिलरी में राइज होगा। अब सरफेस टेंशन एंड डिटर्जेंट, ये आप खुद पढ़ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, आप खुद कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना। सरफेस टेंशन के मोस्ट ऑफ द पोर्शन इट इज़ ओमिटेड फ्रॉम द सिलेबस। क्या ओमिट किया गया वो आप देख लेना, बाकी जेईई नीट में तो सब आने वाला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, चलिए गुड बाय।